हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी। यह मैं आईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत, साख पत्र के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे हुंडी। हुंडी भी आज हम लोग पढ़ेंगे हुंडी। हुंडी भी एक प्रकार का क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है, साख पत्र है, जो विश्वास के आधार पे, वर्तमान बेस के आधार पे भविष्य में भुगतान के लिए लिया गया ऋण को हम चुकता करते हैं। उसी को हम बोलते हैं क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, जो मेरे विश्वास पे चलता है। तो देखेंगे हुंडी क्या है। हुंडी शब्द की उत्पत्ति कब हुई है। हम देख सकते हैं कि हुंडी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा के हुंड शब्द से हुई है। संस्कृत भाषा के हुंड शब्द से हुई है। और हुंड का मतलब है इकट्ठा करना। हुंड का मतलब है इकट्ठा करना, यानी जो है कलेक्ट करना। हुंड का तात्पर्य है, हुंड का अर्थ है इकट्ठा करना या कलेक्ट करना। तो एक बार आप समझ गए होंगे, हुंडी भी एक प्रकार का क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है, साख पत्र है। और हुंड शब्द, हुंडी का उत्पत्ति संस्कृत भाषा के हुंड शब्द से हुआ है। हुंड का तात्पर्य है इकट्ठा करना यानी कलेक्ट करना। तो इस तरह से हम देखें, इस हुंड शब्द का प्रयोग में आते आते इतना ज़्यादा हम हुंड शब्द का प्रयोग करने लगे, जिसका स्वरूप हुंड से हुंडी हो गया। और आज हम इस हुंड को हुंडी के नाम से जानते हैं, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के हुंड शब्द से हुआ है, उसको आज हम हुंडी के नाम से जानते हैं। ये अगर देखते हैं कि भाषा के दृष्टिकोण से देखते हैं कि हुंडी का प्रायः किस भाषा में हम प्रयोग करते हैं, तो हिंदी, गुजराती और मुड़िया। अगर हम भाषा के दृष्टिकोण से देखें किस भाषा में इसका प्रयोग करते हैं, तो हिंदी और गुजराती और मुड़िया, ये तीन भाषा में अधिकतर हम उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जान लें कि यह है भारत में क्षेत्रीय भाषाओं में, जहाँ पे जिस भाषा का प्रचलन होता है उसी भाषा में हम हुंडी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी व्यापारी अपने व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग करते हैं। और हुंडी शब्द का जो प्रयोग है, हुंडी का प्रयोग हमारे भारत में प्राचीन काल से होता आता है। ऐसा एक माना जाता है कि बनारस में कोलकाता में एक बनारसी व्यवसायी थे, और वो अपने बच्चों को एक नोट लिख करके, एक पेपर पर लिख करके दिए कि आप 200 रुपया इन्हें भुगतान कर देना। और उस समय 200 रुपये का बहुत मायने रखता था। हमको लगता 1500 कुछ सन के करीब है, 1565 या मान लीजिए नियर अबाउट जो भी है, 15वीं या 16वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम देखें प्राचीन काल से हुंडी शब्द का हम प्रयोग करते आ रहे हैं, जो व्यवसायी जोखिम से बचने के लिए, व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, धन को स्थानांतरित करने के लिए हुंडी शब्द का प्रयोग किया करते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि भाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस क्षेत्र में, जहाँ पे जिस भाषा का प्रयोग होता है उसी भाषा में हुंडी शब्द का हम प्रयोग करते हैं, हुंडी का प्रयोग करते हैं, उसी भाषा में हम प्रयोग करते हैं। तो ऐसे एक नए साफ सुथरा भाषा में हम जानने का प्रयास करते हैं कि हुंडी एक ऐसा लिखित साख पत्र होता है जिसका लेखक किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है, जिसका लेखक किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है कि वह उसमें लिखी धनराशि उसे स्वयं या किसी व्यक्ति विशेष को या उसके आदेशानुसार या उसके वाहक को दे दे। ऐसे हम समझते हैं कि हुंडी शब्द का क्या प्रयोग होता है। बड़ी सिंपल भाषा में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा एक उदाहरण के द्वारा। ये आदेश है, जैसे हम देख सकते हैं कि दो व्यक्ति हैं, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिएगा, दो व्यक्ति हैं। और इसमें आदेश कौन देता है? लेखक आदेश देता है देनदार को। ये क्या होते हैं? ये लेखक हैं और ये हैं आपके देनदार। तो क्या करते हैं, ये मान लीजिए रमेश जी हैं और ये मान लीजिए सुरेश जी हैं। बड़ा सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। तो ये रमेश जी इनको, यानी
ये लेखक ही आदेश देता है किसको? देनदार को, जो देने के लिए, जिससे देन ले प्राप्त करना है उसी को। तो लेखक इस देनदार को एक आदेश करता है कि मैं एक आपको हुंडी लिख रहा हूं, मैं आपको एक हुंडी लिख रहा हूं, मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि मेरे वाहक को, जो वाहक को या मेरे द्वारा जिसको नामित किया गया है या जिसको मैं आदेश दे रहा हूं उसको धनराशि भुगतान करने का आप अदा करें, मैंने प्रयास करें, उनको भुगतान कर दे। साफ साफ शब्दों में हम समझ सकते हैं कि लेखक देनदार को आदेश देता है कि पत्र में लिखी हुई धनराशि वाहक को या मुझे या मेरे जो व्यक्ति विशेष को देने का कृपा करें। तो ये जो देनदार होता है, देनदार इनके लिखने पे, ये देनदार इनको भी दे सकता है, वाहक को भी दे सकता है, जिसको आदेशित करते हैं उसको भी दे सकता है। तो इस तरह से हमने कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष को आदेशित किया जाता है, लेखक आदेश करता है कि उन्हें उनमें लिखी जो धनराशि होती है उनको दे दे, उसी को हम हुंडी कहते हैं। बड़े सरल शब्दों में आपने समझा होगा। यानी लेखक देनदार को यह आदेश करता है कि मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को, वाहक को या जो भी व्यक्ति विशेष हो उसको इतनी भुगतान कर दें, उसी को हम बोलते हैं हुंडी, उसी को हम बोलते हैं हुंडी। एक बार और ऐसे हम कह सकते हैं कि रमेश जी ने किसी व्यक्ति को भेजा कि ये लेकर मैं हुंडी लिख देता हूँ और लेकर के इनके पास जाइए, ये देनदार हैं। जैसे ही हुंडी इनको देंगे तो ये क्या करेंगे, ये आपको 2000 रुपया हमको ले आकर के दे देंगे, या आपको देंगे और आप हमको दे दीजिएगा। इसी को हम बोलते हैं, यही बोलता है हुंडी। यानी हम कह सकते हैं हुंडी एक ऐसा लिखित साख पत्र होता है जिसका लेखक किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है कि उसमें लिखी हुई धनराशि उसे या स्वयं या किसी व्यक्ति विशेष को या वाहक को दे दें, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं हुंडी। एक और सरल भाषा में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है। असंगठित बाजार में आपस में लेन देन के समय लिखकर दिया जाने वाला महाजनी चेक को असंगठित बाजार जिसको हम कहते हैं, एक संगठित बाजार होता है, एक असंगठित बाजार होता है। तो असंगठित बाजार के अंतर्गत देसी बैंकर्स और जो महाजन, सेठ, साहूकार, बनिया आदि आते हैं असंगठित बाजार के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है, असंगठित बाजार में आपस में लेन देन के लिए, असंगठित बाजार में आपस में लेन देन के समय लिख करके जो एक महाजनी चेक होता है, और इस महाजनी चेक के द्वारा जो धनराशि को लिया जाता है और दिया जाता है उसी को हम हुंडी कहते हैं। उसी को हुंडी कहते हैं। हुंडी का प्रयोग केवल देशी व्यापार यानी भारत में किया जाता है। हुंडी का प्रयोग देशी व्यापार यानी भारत में ही किया जाता है, यानी भारत के अंदर ही हुंडी का हम प्रयोग करते हैं, किसी अन्य देश में हुंडी का हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा कि हुंडी क्या है। यानी असंगठित बाजार में आपस में लेन देन के समय लिखकर दिया जाने वाला महाजनी चेक हुंडी कहलाता है। नेक्स्ट हम इसको मिटा करके देखते हैं हुंडी की कुछ विशेषताएं हैं, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। हुंडी की विशेषताएं भाषा के दृष्टिकोण से मैंने आपको बताया कि यह क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाता है। यह क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाता है, जो क्षेत्रीय भाषा वहाँ प्रचलन में होता है उसी क्षेत्रीय भाषा में उसको लिखा जाता है। ज़्यादातर हिंदी, गुजराती और मुड़िया भाषा में यह साख पत्र लिखा जाता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में जिसका प्रचलन होता है, एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी के ऊपर लिखता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि प्रारूप क्या कहता है। ये पत्र के भांति लिखी जाती है, जिस तरह से हम पेपर्स में कोई पत्र लिखते हैं, किस व्यवहार में लिखते हैं, उसी तरह से ये लिखी जाती हैं। तीसरा है न्यायालय द्वारा मान्यता, मतलब इस हुंडी का न्यायालय द्वारा यह मान्यता, यह लीगल है, गवर्नमेंट के ये संज्ञान में है। इस तरह से कि न्यायालय में अगर कोई इस तरह की धनराशि को हड़पने का या उसे पचाने का प्रयास करता है तो न्यायालय के द्वारा भी उसको एक सहयोग प्रदान
होता है। टिकट एवं स्वीकृति, इसमें क्या होता है, हुंडी में भी टिकट लगाया जाता है, हुंडी में भी टिकट लगाया जाता है, साइड हुंडी को छोड़ करके, दर्शनी हुंडी इसमें भी होता है। तो दर्शनी हुंडी को छोड़ करके धनराशि के हिसाब से इसमें टिकट लगाया जाता है और स्वीकृति की भी आवश्यकता भी होती है, स्वीकृति की आवश्यकता भी नहीं होती, कोई बहुत प्रेशर नहीं है इसके लिए कि स्वीकृति। प्रयोग की बात हम करते हैं, जो सबसे बड़ी बात है प्रयोग। हुंडियों का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, यानी साधारण ऋण के रूप में करते हैं, भुगतान करने के उद्देश्य से करते हैं और धन के स्थानांतरण के लिए करते हैं। यानी हम कह सकते हैं एक ऋण के रूप में हम प्रयोग करते हैं, हम भुगतान के रूप में प्रयोग करते हैं और हम हस्तांतरण एक दूसरे के हाथों में हस्तांतरित करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित करने के लिए हम हुंडी का प्रयोग करते हैं। संख्या की जो बात करते हैं, संख्या क्या है, जैसे अगर हुंडी का यह प्रारूप है तो यहाँ पे संख्या जरूर लिखा जाता है, संख्या 10 है या संख्या 11 है या संख्या 12 है। संख्या इसलिए लिखा जाता है क्योंकि व्यवसायी हुंडी का प्रयोग करते हैं तो संख्या के हिसाब से अपने फाइल में उसको एडजस्ट करते हैं ताकि समय आने पे उस हुंडी का भुगतान प्राप्त किया जा सके, उस व्यापारी से उसका भुगतान लिया जा सके। तो क्रमांक मैच करता है, किस क्रमांक का हमने उनको हुंडी करी है तो उस क्रमांक से थोड़ा सा जल्दी से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हुंडी की क्रम संख्या लिखी जाती है। इसलिए हम कलेक्ट करने की बात जो कहे हैं, इकट्ठा करने की बात की जाती है तो बिना क्रम के हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह समझेंगे संख्या लिखना। इष्ट देव का मतलब है कि सभी व्यक्तियों का कोई न कोई इष्ट देव होता है। तो हुंडी लिखने से पहले सर्वप्रथम हम किसी इष्ट देव का नाम लिखते हैं, जैसे श्री गणेशाय नमः लिखते हैं, ओम नमः लिखते हैं, श्री वासुदेवाय नमः लिखते हैं, जिसका जो राम लिखते हैं, जिसका जो इष्ट देवता है, जो कोई लक्ष्मी लिखता है, अन्य जिसका जो इष्ट देवता होता है वो लिखता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हुंडी में इष्ट देवता का नाम भी लिखा जाता है। तिथि की बात करते हैं, तिथि डेट, इसमें क्या होता है, तिथि अंत में लिखते हैं, यानी तिथि भी लिखना आवश्यक है। इसमें विक्रम संवत के अनुसार इसमें तिथियां लिखी जाती है, विक्रम संवत के अनुसार इसमें तिथियां लिखी जाती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आदर सूचक शब्द, यानी इसमें आदर सूचक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें शालीनता, गंभीरता, संस्कृति झलकती है, इसलिए हम इसमें एक आदर सूचक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसमें नेक्स्ट है कि राशि लिखने का ढंग, यानी जो धनराशि होती है, धनराशि को हम 4 बार लिखते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं, अगर 2000 का हुंडी लिखना है तो 2000 अंकों में लिखेंगे, हम 2000 अंकों में लिखेंगे और 2000 हम शब्दों में लिखेंगे और 2000 के आधे हम लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, यानी 2000 का आधा और का गुना, हम गुना भी लिखते हैं। तो गुना हो गया, आधा हो गया, ये हो गया। तो हम कह सकते हैं हुंडी में हम जो धनराशि होती है उसका हम 4 बार लिखते हैं, धनराशि को 4 बार लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछ देता है कि हुंडी में हम धनराशियों को कितनी बार लिखते हैं, तो हुंडी में धनराशियों को हम कितनी बार लिखते हैं, 4 बार लिखते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि राशि लिखने का ढंग हो गया अवधि का मतलब होता है टाइम। इसमें जो होता है कि डेट, इसमें अवधि क्या होता है, जो डेट होता है नीचे हम लिखते हैं, जो इसका टाइम होता है, जो लिखने के बाद, हुंडी लिखने के बाद नीचे हम इसमें अवधि लिखते हैं, टाइम लिखते हैं कि इस विक्रम संवत के बाद इसका भुगतान कर दिया जाए, उसके पहले हम इसका भुगतान नहीं कर सकते हैं। हस्ताक्षर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसमें हस्ताक्षर, जो व्यक्ति हुंडी लिखता है वही व्यक्ति सिग्नेचर करता है। तो अगर एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हुंडी में जो लेखक होता है उसका नाम 2 बार आता है, हम इसका प्रारूप एक लिख करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो हुंडी में जो लेखक होता है उसका नाम 2 बार प्रयोग में आता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हस्ताक्षर बेचान, यानी हुंडी का हम बेचान भी कर सकते हैं, यानी
हम एक दूसरे को हुंडी बेच भी सकते हैं और वो व्यक्ति उससे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसमें विथ इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, ब्याज दरें इसमें जुड़ा होता है। तो इसलिए किसी व्यक्ति को हुंडी का परचेजिंग खरीदने में कोई बड़ी दिक्कतें नहीं होती होगी। गांव में पहले किसानों के गन्ने के जो पर्चियां आया करती थी उसका डेट लगता था, उस डेट से पहले अगर किसान को आवश्यकता पड़ती थी तो गांव के जो ऐसे समृद्धशाली व्यक्ति होते थे या जो देसी बैंकर्स का काम करते थे या जो सेठ होते थे, साहूकार होते थे, महाजन होते थे, उनकी पर्ची रख लेते थे और उनको उससे लिखी धनराशि से कम धनराशि भुगतान कर देते थे और जैसे ही उसका टाइम आता था ले जा करके मिल से उसका भुगतान प्राप्त करके उस अपने पैसे को प्राप्त कर लेते थे। तो ये सारे चीज उसी के गुण के अंतर्गत आते हैं, वही है हुंडी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इसका बेचान कर सकते हैं, हस्ताक्षर, अवधि, राशि, ये सारी चीजों का आपको समझ में आ गया होगा। तो एक और चीज हम देखते हैं, इसमें पक्ष क्या होता है। इसमें 3 पक्ष होता है। अक्सर पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हुंडी के अंतर्गत इसके जो पक्ष होते हैं वो कितने होते हैं। तो पक्ष के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो पक्ष 3 पक्ष होते हैं। हुंडी के क्या होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। लेखक होता है, देनदार होता है, भुगतान पाने वाला होता है। यानी हम कह सकते हैं लेखक होता है और देनदार होता है और भुगतान पाने वाला होता है, भुगतान पाने वाला होता है। तो ये 3 पक्ष हम देख सकते हैं, ये 3 पक्ष होता है। लेखक जिसको हम बोलते हैं ड्रावर, जिसको हम बोलते हैं ड्रावर, जिसको हम बोलते हैं ड्रावर, और जिसको देनदार होता है वो ड्रावी होता है। यानी ड्रावी होता है, वो ड्रावी होता है जो मतलब लिखता है, ड्रावी होता है। और भुगतान पाने वाले को हम बोलते हैं पेयी बोलते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हुंडी के 3 पक्ष होते हैं। साफ साफ शब्दों में देख सकते हैं कि इसमें लिखने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को आदेशित करता है कि मेरे द्वारा लिखी हुई धनराशि मुझे या मैंने स्वयं या किसी व्यक्ति विशेष को या मेरे वाहक को लिखी धनराशि का भुगतान कर दें, उसी को हम बोलते हैं हुंडी, जो कि हम आपको समझाए हैं बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे हुंडी के प्रकार, टाइप्स ऑफ हुंडी, हुंडी के कितने प्रकार होते हैं, उसके प्रारूप को हम बताने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए इतना ही। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करके और लॉकडाउन के अंतर्गत इस समस्या का समाधान करें, ताकि सभी आपके मित्र यूपी बोर्ड कॉमर्स बैंकिंग का यह विधिवत अध्ययन करें। इसके साथ अपना वीडियो हम बंद करते हैं।